वेलकम टू बूस्टर प्राइम एकेडमी। आज हम बात करेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का तीसरा लेक्चर के बारे में। इसमें हमने पहले लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था, एक बार उसको देखेंगे। पुष्प में जो संरचनाएं थी, 4 चक्र थे, उन चक्रों को कंप्लीट करते हुए हमने कहाँ तक आ गया था, पुंकेसर तक हमने पढ़ा था। पुंकेसर पुंकेसर इसकी संरचना हमने पढ़ा था। संरचना में था परागकोश था। उसके बाद से था पूतंतु के बारे में हमने पढ़ा था। इतना पढ़ने के बाद से हमने क्या किया था, परागकोश की संरचना के बारे में पढ़ा था। परागकोश का संरचना भी हमने क्या कर लिया था, कवर कर लिया था। उसके बाद से हमने पढ़ा था कि लघु बीजाणु धानी क्या होता है। क्या पढ़ा था, लघु बीजाणु धानी क्या होता है, इसको भी हमने कवर कर लिया था। फिर हमने क्या देखा था कि लघु बीजाणु धानी का क्या संरचना है, या हम कहेंगे लघु बीजाणु धानी का संरचना। ये भी हम लोगों ने क्या किया था, पूरी तरह से कवर कर लिया था। अब उसमें लास्ट वाले वीडियो में ये था कि हमें ये पढ़ना था कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। हमने इसका क्या किया था, डेफिनेशन देख लिए थे हम लोग। ठीक है, डेफिनेशन में क्या था कि लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, पराग कणों का निर्माण होता है, या हम कहते हैं सिंपल सा कि पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को, किसको, पराग कणों। एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे लघु बीजाणु बार बार आ रहा है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा क्या, लघु बीजाणु है क्या, तो हम कहेंगे पराग कणों को हम क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु। यानी परागकण ही क्या है, लघु बीजाणु है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पराग कणों के बनने की प्रक्रिया को, या लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसके बाद से हमने ये देखा था कि ये प्रक्रिया कहाँ होता है, तो हमने ये बोला कि परागकोश के लघु बीजाणु धानी के अंदर ये हो रहा था। लघु बीजाणु धानी के अंदर एक और संरचना होता है जिसका नाम था प्रकोष्ठ। क्या नाम था, प्रकोष्ठ। उसके अंदर क्या था, एक और संरचना था जिसका नाम था मातृकोशिका या प्राइमरी मदर सेल। ठीक है, या उसे हम कहेंगे प्रपशु कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रपशु कोशिका। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ फ्लैशबैक का जो हमने कवर किया था। पूरा ये टॉपिक हमने क्या किया था, कवर कर लिया था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमें आज क्या पढ़ना है बच्चों, हमें आज ये पढ़ना है कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया क्या होती है, कि क्या है, इसको हमको आज जानना है। ठीक है, आप वर्ड क्लियर कर पा रहे होगे लगभग। लघु बीजाणु क्या है, हमने पहले ही बताया है कि लघु बीजाणु क्या है, हम कहेंगे परागकण। एक शाब्दिक अर्थ लिखेंगे तो हम लिख देंगे परागकण। क्या लिखेंगे, परागकण। ठीक है, यानी परागकण के जनन का मतलब होता है निर्माण। ठीक है, यानी परागकणों का निर्माण कैसे होता है ये हम आज देखेंगे। ये प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि अभी हमने ये संरचना भी देखा था, पहले उस संरचना को बना लेते हैं, उसके बाद से आगे चलते हैं। ये संरचना था कुछ ये वाला संरचना था। ठीक है, ये चैम्बर थे, 4 चैम्बर थे। ये पूरी जो संरचना है क्या था, ये परागकोश के अंदर क्या है, लघु बीजाणु धानी का संरचना है। ठीक है, इसमें 4 प्रकोष्ठ हैं। 4 प्रकोष्ठों के अंदर क्या था, ऐसे ऐसे क्या थे, परागकण भरे हुए थे। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि अभी जब परागकण नहीं बने होते हैं उससे पहले इसमें एक कोशिका होती है, बड़ी कोशिका, जिसको या तो हम प्रपशु कोशिका कहते हैं या मातृ कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी से हम क्या करेंगे, इसका लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस की बात करेंगे। तो यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, इसके अंदर होगा। किसके अंदर होगा, प्रकोष्ठ के अंदर होगा, चैम्बर के अंदर होगा। ठीक है, चलिए
देखेंगे उस कोशिका को हम क्या करेंगे, इधर निकालते हैं। एक बड़ी कोशिका आई जिसका क्या नाम था, या तो हम बोलेंगे प्रपशु कोशिका, प्रपशु कोशिका, या हम कहेंगे मातृ कोशिका, मातृ। एक बात ध्यान देंगे, इस नाम में कुछ बड़ा वो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि ये कोशिका क्या करती है, दूसरे कोशिकाओं को निर्मित करती है, बनाती है, ये प्रक्रिया या जन्म देती है, ठीक है। तो इसके आधार पे, इसकी विशेषता के आधार पे हमने क्या कर दिया है, इसका नाम मातृ कोशिका रख दिया है, ठीक है। तो इसे डिस्टर्ब मत होइएगा। चलिए, एक कोशिका आई जो कहाँ थी, प्रकोष्ठ चैम्बर के अंदर थी, बड़ा था, लार्ज साइज था। कैसा था ये, लार्ज था, साइज क्या था इसका, लार्ज साइज था। इसको हमने क्या कहा, प्रपशु कोशिका कहा। तो इसमें क्या होता है, चूंकि ये डिप्लॉयड है, ये भी हम जानेंगे क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड का मतलब होता है द्विगुणित। क्या है ये, ये द्विगुणित कोशिका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होगा, समसूत्री विभाजन। देखेंगे समसूत्री विभाजन के पश्चात क्या होता है, दो कोशिकाएं निर्मित होती हैं, दो कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। एक कोशिका को कहा जाता है भित्तीय कोशिका। क्या होगा ये, भित्ति कोशिका, ये तो है भित्ति कोशिका। दूसरे कोशिका का क्या नाम होगा, दूसरे कोशिका का नाम होगा पुंजन, पुंजन बीजाणु कोशिका, बीजाणु कोशिका। पुंजन मतलब होगा पुमंग का, यानी नर का, नर वाला कोशिका, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसमें क्या हुआ, मियोसिस, वो सॉरी माइटोसिस हुआ। क्या हुआ, माइटोसिस का मतलब होगा समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। उसके पश्चात दो सेल्स बन गए। अब क्या होता है, इनमें क्या होता है, फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन, ऐसे समझ जाइएगा आप लोग। इसमें क्या होता है, फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके पश्चात और सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है, और सारी कोशिकाएं निर्मित होती रहती हैं, और ये प्रक्रिया बार बार चलता रहता है। तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, सेल्स को निर्मित करता है, बनाता है। तो हम कहेंगे कि ये जो भित्ति कोशिका होती है, ये क्या करती है, जो लघु बीजाणु धान के अंदर, लघु बीजाणु धान के अंदर ये जो संरचना आपको देखने को मिल रहा है, इसके हम संरचना में पढ़े थे, इसमें 3 स्तर होते हैं। क्या होते हैं, इसमें 3 स्तर होते हैं। वैसे तो हमने चार स्तर के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा था। तो अब मेनली रूप से कहेंगे ये 3 स्तरों का निर्माण करता है। क्या करता है, 3 स्तरों का निर्माण करता है। पहला क्या करता है, ये बाह्य स्तर, बाह्य स्तर का निर्माण करता है। दूसरा है आंतरिक स्तर, एक सेकंड, मध्य स्तर, और तीसरा आंतरिक स्तर या पेपिटम, पेपिटम, ठीक है। कैसे करता है निर्माण, तो इनकी कोशिकाएं क्या होती हैं, विभाजित होकर क्या होती हैं, संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, ऐसे संरचनाओं में ऐसे ऐसे ग्रो करने लगती हैं, ऐसे इनमें डिवीज़न लगातार होता रहता है, और ऐसे ऐसे क्या करती हैं, ये ग्रो करती हैं, और इनकी कोशिकाएं लाइनिंग होकर क्या करती हैं, इस भित्ति का निर्माण कर देती हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर बनाया जाए तो कुछ ये ऐसे होगा, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। ये देखो, ये सारे सेल्स के रूप में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या करता है, विभाजित होकर, भित्ति कोशिका विभाजित होकर क्या करता है, इन स्तरों का निर्माण करता है। क्या करता है, स्तरों का निर्माण करता है। इसे हम कहते हैं लेयरिक सेल भी कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है, स्तर का निर्माण करता है। कौन से स्तर का, तो लघु बीजाणु धानी में जो स्तर पाए जा रहे हैं, 3 स्तर या 4 स्तर, उनका क्या करता है, ये निर्माण करता है, ठीक है। तो ये इसका बात है, यानी इसके किनारे का जो भी संरचना है ये बनाएगा। उसके बाद से आता है, अभी तो ये बात हो रही है, ठीक है। इसमें अब क्या होगा, जो पुंजन बीजाणु कोशिका होती है, इनमें क्या होता है, पहले इसमें पहले समसूत्री हुआ, इसके बाद से क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके पश्चात ये क्या करता है, 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है।
4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। 4 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिका क्या कहलाते हैं? बीजाणु टेट्राड कहलाते हैं। बीजाणु, बीजाणु टेट्राड को हिंदी बोलेंगे चतुष्क, बीजाणु चतुष्क, बीजाणु चतुष्क का निर्माण करते हैं, जिसमें क्या होते हैं? 4 सेल्स होते हैं, 4 कोशिकाएं होती हैं। अब ये जो ये बीजाणु चतुष्क हैं, जिनको हम टेट्राड बोलते हैं, इस माइक्रो स्पोर टेट्राड, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? ये आगे ग्रो होकर क्या करते हैं? पराग कणों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? पराग कणों का निर्माण करते हैं। क्या करेंगे? पराग कणों का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया थी, ये क्या था? लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया थी। ये कहाँ हो रहा है? तो आप देख पा रहे हो, जो पूरी ये जो संरचना है, इसके अंदर क्या है? एक प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ के अंदर ये पूरी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है, या लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ देखेंगे, एक क्वेश्चन इसमें आता है हमेशा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अर्थात लघु बीजाणु जनन में कितनी बार, ठीक है, कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और कितनी बार समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। इस वाले बात को करेंगे। तो देखेंगे जरा, समसूत्री यहाँ 1, ठीक है, यहाँ 2, ठीक है, उसके बाद से नहीं है, यानी 2 क्या होगा? माइटोसिस होगा। एक और, हाँ ठीक है, माइटोसिस होगा, यानी 2 समसूत्री विभाजन, और क्या है? एक जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसको कहते हैं मिटोटिक मियोसिस, ठीक है, हो गया। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगला हमारा पॉइंट होगा परागकण। क्या होगा? परागकण। अब हम क्या पढ़ेंगे? परागकण क्या होता है। चूंकि परागकण बन गया, ठीक है, देखिए यहाँ पे परागकण। अब आप कहेंगे कि परागकण होता क्या है, तो हम ये कहेंगे कि परागकण क्या है? एक ऐसा हैप्लॉइड संरचना होता है, अगुणित संरचना होता है, जो या जिसमें नर युग्मक पाए जाते हैं। क्या है ये? सबसे पहले तो ये क्या है? हैप्लॉइड संरचना है। क्या है? अगुणित संरचना है, अगुणित संरचना है, ठीक है। जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? नर युग्मक, नर युग्मक अर्थात उसको हम, इसमें जो नर युग्मक होता है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल या न्यूक्लियस कहा जाता है उसको, सेल कह लो, जनरेटिव सेल इसमें क्या होता है? पाया जाता है। फिर हम कहते हैं कि परागकण क्या होता है? परागकण नर युग्मक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे हम पूरी तरह से नर युग्मक भी कहा जाता है, चूंकि नर युग्मक इसके अंदर होता है, ठीक है। तो परागकण नर युग्मक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परागकणों की संरचना। इससे पहले देखेंगे कि तीसरा पॉइंट हम ये लिख लेंगे, ये क्या करता है? निषेचन में, क्या करता है? निषेचन में या जनन में सहायक होता है। जनन में सहायक है भाई, जरूरी है। ये जनन में क्या होता है? सहायक होता है। इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्रक्चर होता है जनन के लिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना। परागकण, पोलन ग्रेन संरचना पढ़ेंगे। क्या होता है पोलन ग्रेन की संरचना, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ठीक है। आप कुछ ये फिगर देख पा रहे होगे यहाँ पे। इस फिगर में क्या है? 2 आपको लेयर दिखाई दे रहे हैं, 2 यहाँ पे रेखानुमा संरचना दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं एक्साइन लेयर, एक्साइन लेयर, ठीक है। इसको कहा जाता है इंटाइन लेयर, इंटाइन लेयर, ठीक है।
जो एक्साइन लेयर है अर्थात बाह्य परत है, इसको हम कहते हैं बाह्य परत या बाह्य, ठीक है, ये सब इसके नाम है। ये क्या होता है, ये स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है ये, हम कहेंगे स्पोरोपोलेनिन का, पोलेनिन प्रोटीन का बना होगा, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं कि जो दूसरा लेयर है यानी इंटाइन लेयर, ये क्या होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ठीक है। ये इसका इंटाइन लेयर है। तो इसमें दो लेयर आ गए, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक लूप है, इसके अंदर एक गड्ढानुमा संरचना है। यहाँ पे ये देखिए, देख रहे हो, ये जो गड्ढा है, गड्ढा नहीं बोला जाएगा इसको, क्योंकि ये क्या है, ये पोर है। क्या है, पोर है या छिद्र कह सकते हो। इसका नाम है जर्म पोर। क्या नाम है इसका, जर्म पोर, यानी इसको कहते हैं जनन क्षेत्र, जनन क्षेत्र, ठीक है। जो क्या करता है, अब इसके बारे में हम थोड़ा और डीपली जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा क्लियर है, मुझे लगता है यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। परागकण क्या है, एक अगुणित संरचना होता है जिसे नरयुग्मक के नाम से भी जाना था। इसके अंदर नरयुग्मक पाए जाते हैं, जो क्या होता है, एक होता है जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ लेंगे। उसके बाद से ये जनन में सहायक होता है। फिर हमने पढ़ा कि इसका संरचना क्या होता है, तो संरचना हम क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब थोड़ा हम आगे चलेंगे, चलिए। चलिए यहाँ देखिए, अभी आप दो लेयर के बारे में पढ़े, एक जर्म पोर के बारे में पढ़े। अब इसके अंदर क्या होता है, दो सेल पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक होता है जनक कोशिका, जनक कोशिका। दूसरा होता है कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। जनक कोशिका को जनरेटिव सेल भी कहा जाता है और कायिक कोशिका को वेजिटेटिव सेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। जो जनक कोशिका है, जनक कोशिका है, इसमें देखेंगे ये क्या होता है, जो कायिक कोशिका होता है उससे क्या होता है, छोटा होता है, कायिक कोशिका से छोटा होता है, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, ये कायिक कोशिका से छोटा होता है। ये क्या करता है, निषेचन करने का कार्य करता है। क्या करता है, निषेचन करता है, निषेचन करने का कार्य करता है। यानी ये क्या होगा, यही जो जनक कोशिका है ये किससे जाके मिलेगी, अंड कोशिका से मिलती है। जो जनक कोशिका है वो अंड कोशिका से मिलता है, ठीक है। चलिए अब आता है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्या है, ये एक वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव सेल होता है, जो क्या करता है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, निर्माण करता है, ठीक है। कायिक कोशिका ये क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। किससे, जनक कोशिका से क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात आप देख पा रहे हो ये क्या है, लार्ज साइज है और ये क्या है, स्मॉल साइज है, ठीक है। ये क्या होता है, आकार में बड़ा होता है, ये पोलन ट्यूब बनाने का कार्य करता है। अब उसके बाद से जर्मपोर हमने देखा था, तो ये जर्मपोर जनन छिद्र वो छिद्र होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है या पराग नलिका है, पराग नलिका है, इसी के रास्ते क्या होती है, अंकुरित होती है, अंकुरित
होती है। पराग नलिका क्या होगी, इसी से अंकुरित होगी। देखेंगे कैसे। देखिए कुछ ऐसे क्या होता है, पराग नलिका इससे अंकुरित होती है। ठीक है, तो इस संरचना को बोलते हैं पराग कणों का अंकुरण। क्या बोलते हैं, पराग कणों का अंकुरण। ये जो संरचना है काफ़ी ज़्यादा उसमें पूछा जाता है, प्रैक्टिकली भी है ये, प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा लिखवाया जाने वाला प्रैक्टिकली है ये। इसमें पूछा जाता है और पेपर में भी ये पूछा जाता है कि अंकुरित पराग कणों का क्या कीजिए, चित्र बनाइए और चित्र के माध्यम से समझाइए। ठीक है, तो ये था आपका ये जो पूरा संरचना है, ये जो पूरा लेक्चर था किस पे था, परागकण। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।